नमस्कार, देवियों एवं सज्जनों, साहित्यिक, सांस्कृतिक शुभ संध्या। आज शुक्रवार है और हम फिर मिल रहे हैं जन सरोकार मंच पर, जो कि एक साहित्यिक पटल होने के साथ-साथ एक वैश्विक सांस्कृतिक पटल बनता जा रहा है। अ, एक थोड़ा-सा इतिहास बताऊँगा इस तरह के कार्यक्रमों का। तो पहली बार जब मेरा खुद का साक्षात्कार लिया गया था इस पटल पर, तो ये शायद पहली बार था जब किसी अहिंदी भाषी हिंदी हिंदीतर प्रदेश के अहिंदी भाषी व्यक्ति का एक साक्षात्कार लिया गया था। उसके बाद हमने इस श्रृंखला को जारी रखा और कई बार यहाँ पर आए थे लोग जो भारत से बाहर रहकर जिनकी हिंदी मातृभाषा ना होकर वे हिंदी प्रेमी थे और हिंदी लेखन, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कार्यरत रहते हैं। तो आज भी हम एक इसी प्रकार की अतिथि से मिल रहे हैं। सुभा रत्नायक जी, जो कि एक ऐसे देश से आ रही है जिसको हम कह सकते हैं कि वो भारत के साथ हमेशा से जुड़ा रहा है, जैसे पृथ्वी के साथ चंद्रमा जुड़ा होता है। भौगोलिक दृष्टि से और साहित्यिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक दृष्टि से तो ये देश हमेशा भारत से जुड़ा हुआ है। हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं। तो सुभा जी, आपका स्वागत। बहुत-बहुत धन्यवाद यूरी। मैं ये जानता हूँ, वैसे सुभा जी ने बताया है कि श्रीलंका में जो हिंदी का प्रचार-प्रसार होता है, वो वहाँ के स्थानीय लोगों के उत्साह से होता है, ना कि वहाँ जाकर बसे हुए भारतीय लोगों के उत्साह से। और यह समानता मुझे यूक्रेन के साथ दिखी कि हमारे यहाँ भी वही स्थिति है कि हम सब लोग अहिंदी भाषी होकर हिंदी का काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो आगे आपका परिचय देने से पहले मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। मुझे नहीं ज्ञात है अपने जन्म जन्मांतर की गाथा, सत्य है मेरा यही जन्म वास्तविक और सार्थक। यह धरती कितनी सुंदर है जो जीवन गाती है और जगाती है फिर जीवन की इच्छा। चाहती हूं मैं कि जीऊं मैं इस एक जन्म में कई कई जन्मों का जीवन। अब हमारे दर्शकों को अगर लगा कि ये किसी जाने माने हिंदी कवि या कवयित्री की पंक्तियां मैंने पढ़कर सुनाया है, तो ऐसा नहीं है। ये सुभा जी की ही अपनी लिखी हुई हिंदी कविता की कुछ पंक्तियां हैं। तो सुभा जी, जिनकी मातृभाषा सिंहली है, इन्होंने अपने में हिंदी के प्रति लगाव पाला है, विकसित किया है और इसका उपयोग किया है बहुत सारे भद्र कार्यों में। जैसे आपने भारत में पढ़ाई की, सबसे पहले तो अपने श्रीलंका में आपने कई, मैं अभी पूरी लिस्ट नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आपकी जो सीवी है वो बहुत लंबी है और बहुत सारी उपाधियां, बहुत सारी प्राप्तियां, उपलब्धियां हैं आपकी। इतना कहूंगा कि भारत में भी आपने पढ़ाई की है केंद्रीय हिंदी संस्थान में, और फिलहाल आप श्रीलंका में कई संस्थाओं में हिंदी का काम कर रही है। केलनी विश्वविद्यालय में तो आप स्टूडेंट काउंसलर का काम करती है, जो कि आपका स्थायी काम है। छात्रों का मार्गदर्शन करती है आप, और कई जगहों में आप हिंदी पढ़ाती है एक विजिटिंग लेक्चरर के तौर पर। यह सब एक सुंदर परिणाम है जो हम देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे क्या कहानी रही है? भारत और हिंदी के प्रति आपकी जिज्ञासा, आपकी रुचि, आपका लगाव कब से शुरू हुआ? किन किन परिस्थितियों में, किन किन प्रेरकों से और कैसे
आज तक विकसित होता आया है, ये हम आपसे सुनना चाहते हैं। तो कृपया बताइए हमें। से पहले ठीक मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी, 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 जी। हाँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, दिल से मैं आपका आभारी हूँ। और सबसे पहले ये ब आपने ये कार्यक्रम का संचालन किया और देवेंद्र जी इसके साथ जुड़े हैं और इसके साथ-साथ जो भी हमें सुनते, हमें देखते हैं उन उन सभी को नमस्कार। और इतना अच्छा खूबसूरत मंच आप लोगों की वजह से ही मुझे आज संभव हुआ। ये मेरी ज़िंदगी का एक सौभाग्यशाली मौका के रूप में मैं याद करूँगी। आपका प्रश्न बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि ये दिल छू छूने वाली बात उसमें छिपी है। हाँ, अभी मैं सोच रही हूँ यूरी जी हिंदी और मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब अंतर नहीं है। मेरी ज़िंदगी एक तरह हुँ, से हिंदी ही है और आपने पूछा कैसे हिंदी से लगाव, आकर्षण, प्रेम कैसे हुआ है? वो भी एक रोचक कहानी है, थोड़ी-सी लंबी नहीं हुँ, है, छोटी-सी कहानी है, मैं बता दूँगी। कहानी बिल्कुल। तो लेकिन छोटी कहानी करा के मैं बता दूँगी आप लोगों के सामने। मुझे लगता है जो हिंदी से मेरा प्रेम हुआ है शुरुआत के दौर पे अगर मैं जाती हूँ तो वो मेरे दोनों माता-पिता के कारण ही हुआ है क्योंकि मेरा जब परिचय आप दे रहे थे तब आपने ज़िक्र किया कलनीय विश्वविद्यालय में मैं काम कर रही हूँ। जी हाँ, और मेरे माता-पिता दोनों कलनीय विश्वविद्यालय में अपने बीए उपाधियाँ कर रहे थे। तो उनके उपाधियों का मुख्य विषय तो हिंदी नहीं रहा, लेकिन किस्मत की बात ही है उनके पढ़ने के दौरान हमारी विश्वविद्यालय में हिंदी एक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाई गई थी। तो मेरे माता-पिता दोनों उसी समय आशिक बने थे, कपल बन गए थे, तो दोनों हिंदी क्लास ले रहे थे। उनको वाक़ई में हिंदी का ज्ञान तो नहीं था। कुछ हिंदी के अल्फ़ाज़ जानते थे, शब्द जानते थे, अक्षर कुछ पहचान सकते थे, लिख पढ़ सकते थे, लेकिन इसके अलावा उनका हिंदी का कोई ज्ञान नहीं था। मतलब हिंदी में पूरा एक वाक्य भी नहीं बता सकते थे। लेकिन एक दिलचस्प बात ये थी उनकी बेहद-बेहद उनसे हिंदी प्यारी थी, उन दोनों को, हाँ। हुँ, इसीलिए मेरा बचपन जब उनके छत्र-छाया में गुज़रा, मैं उन दोनों के गोद में थी, तो हिंदी का बहुत बड़ा असर मुझे पड़ा। मतलब वो दोनों हिंदी गाने सुनते थे और हिंदी फ़िल्में देखते थे। जब मेरी उम्र 8 साल की, 10 साल की, 12 साल की थी, तब हम सब एक साथ हॉल में, बैठक में हिंदी फ़िल्में देखते थे। तो मेरे पापा, ख़ासकर मेरे पिताजी को हिंदी से, हिंदुस्तान से हिंदुस्तान के इतिहास से बहुत लगाव था। मुझे लगता है सबसे पहले मेरा हिंदी के प्रति लगाव, आकर्षण वहीं से पैदा होता है। हाँ, इसके बाद मेरा सफ़र हिंदी से शुरू हुआ, उसकी भी अलग-अलग कहानियाँ हैं। हुँ। ये बड़ा सुंदर है। देखिए, हमने एक प्रेम कहानी सुनी है, जैसे आपके माता-पिता जी मिले थे और शायद हिंदी कक्षाओं में ही उनका प्रेम विकसित हो रहा था आपस का, तो उसी प्रेम में हिंदी भी शामिल हो गई, तो शायद वही आपके स्वभाव में शुरू से ही एक नींव के रूप में डाला गया था, तो शायद आप पैदा भी हुई थी हिंदी प्रेम के साथ। तो जो थोड़ा बाद में जाकर अब क्या कहते हैं, अभिव्यक्त हो गया। जी तो हाँ। उम, एक मेरे लिए जैसे मैं भी इसी तरह बाहर रहकर हिंदी से जुड़ा हूँ। तो एक ये प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ कि आम तौर पर श्रीलंका में हिंदी की स्थिति, हिंदी का अध्यापन, अध्ययन वो किस स्केल में, किस
मात्रा में हमें देखने को मिलता है। कितना लोकप्रिय है हिंदी को सीखना, और इस लोकप्रियता के कौन-कौन से कारण है श्रीलंका के लोगों में? हाँ, यूरी जी। हाँ, आपने जब मेरा परिचय देते थे, तब आपने बता दिया कि श्रीलंका में हिंदी बोली नहीं जाती है। जो भी हिंदी में मतलब श्रीलंकन वासी जो श्रीलंकाई वासी जो हिंदी के साथ जुड़े हैं, वो वाक़ई हिंदी सीख कर जुड़े हैं। तो हुँ, श्रीलंका में हिंदी बिल्कुल बोली नहीं जाती है और संपर्क के रूप में भी हिंदी अ, हम भाषा के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ, ख़ास तौर पर जैसे विश्वविद्यालयों में हम हिंदी पढ़ते हैं, तो हम गुरुजन और शिष्यों के बीच में या हिंदुस्तान से कोई आ रहे हैं अतिथि, मेहमान और कोई राजनीतिक या आर्थिक तौर पर कुछ कार्यक्रम होता है ख़ासकर, उसमें हिंदी का प्रयोग हो सकता है वरना आम तौर पर हिंदी बोली नहीं जाती है। लेकिन इसलिए मैंने बता दिया लेकिन कभी-कभी हम कह सकते हैं जो 50 17 साल का इतिहास है अभी श्रीलंका में हिंदी के अध्ययन, अध्यापन जो हो रहा है मतलब 50 के दशक में जो श्रीलंका के संपन्न परिवार के जो लोग थे जो कलाकामी लोग थे वो लोग भारत गए थे, खासकर शांति निकेतन में पढ़ने के लिए। वो हुँ, लोग पढ़ते तो हिंदी नहीं थे संगीत पढ़ते थे, चित्र कुछ और विषय पढ़ते थे, लेकिन हिंदी का काफ़ी प्रभाव पड़ा तो वो लोग वापस श्रीलंका आके हिंदी का प्रचार-प्रसार करने लगे। उसी तरह हमारे देश में हिंदी का अध्ययन का प्रारंभ हुआ और साथ ही साथ हिंदी सिनेमा मतलब 50 के दशक हुँ, में से ही हिंदी सिनेमा बहुत ही काफ़ी लोकप्रिय रहा है श्रीलंका में, तो वो भी कारण रहा। इसके बाद अनौपचारिक रूप से जो हिंदी भाषा का अध्ययन, अध्यापन श्रीलंका में प्रारंभ हुआ, पर बाद में वो एक औपचारिक ढंग लेकर खासकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र पे अपनी जगह बना ली और आज श्रीलंका में 17 सरकार के विश्वविद्यालय हैं। हुँ, उन हुँ, 17 विश्वविद्यालयों में से 10 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। उपाधि पाठ्यक्रम के लिए, प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के लिए, अलग-अलग उद्देश्य को लेकर लेकिन 4 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जैसे केलनी विश्वविद्यालय, श्री जयवर्धनपुर विश्वविद्यालय, श्रीलंका सबरगमु विश्वविद्यालय, पालिहा बौद्ध विश्वविद्यालय, उन चारों विश्वविद्यालयों में और रजरट विश्वविद्यालय हिंदी उपाधि पाठ्यक्रम के लिए हिंदी पढ़ाई जाती है और इससे भी आगे हिंदी की तरक्की हो रही है। हिंदी में पीएचडी, एमए, एमफिल भी हमारे देश में की जा सकती हैं और भारत और श्रीलंका के राजनीतिक और आर्थिक संबंध जो बहुत घनिष्ठ हो रहे हैं, उसकी वजह से अभी बहुत सारे मंच मिल रहे हैं, जहाँ पे हिंदी में हम काम कर सकते हैं और हिंदी में बात कर सकते हैं। और मैं और एक बात आपको यहाँ पे ज़िक्र करना चाहती हूँ एक बात का, जैसे श्रीलंका के हाई कोर्ट में भी हिंदी एक अनु अनुवादित भाषा के रूप में हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे भारतीय लोग जो श्रीलंका में रहते हैं या काम की वजह से श्रीलंका आते-जाते हैं, जो मुकदमा के साथ जो भी उन लोगों का संबंध है, जो जिन लोगों को जो भारतीय लोग हैं अंग्रेज़ी नहीं आती है, तो सिर्फ़ अपनी भारतीय भाषा में मतलब हिंदी से ही वो संपर्क कर सकते हैं। हुँ, तब हुँ, श्रीलंका में जो हिंदी पढ़ने वाले जाके वहाँ पे अपना सहयोग देते हैं हिंदी भाषा के साथ। उस लेवल तक, उस मात्र तक आज हिंदी पहुँच गई है श्रीलंका में। हुँ। ये तो हिंदी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मैंने स्वयं देखा जब मैं भारत पढ़ने गया था आईसीसीआर छात्रवृत्ति पर। वैसे आपने भी उसी कार्यक्रम में पढ़ाई की थी, उसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। पर मैंने जो देखा था कि इस कार्यक्रम से जो पढ़ने आते हैं छात्र,
उनमें शायद सबसे अधिक, या सबसे तो नहीं कह सकता हूँ, पर बहुत सारे छात्र श्रीलंका से आते हैं। हम जो जब केंद्रीय हिंदी संस्थान में पढ़े थे या वैसे आईसीसीआर के आयोजित किसी टूर में जाते थे, तो शायद श्रीलंका की बहुसंख्या होती थी उस ग्रुप में। तो काफी लोकप्रिय सच में। और इस सिलसिले में एक मेरा प्रश्न उठता है। ये प्रश्न पहले क्रम में नहीं था, लेकिन अभी मन में उभर आया। हाँ। क्या भारत की ओर से भी ऐसा कुछ किया जा रहा है? क्या भारत के किसी विश्वविद्यालय में सिंहली भाषा का अध्ययन हो रहा है? आपको ऐसी कोई मेरे जानकारी है? ख्याल हाँ, यूरी जी, मेरे ख़्याल से जहाँ तक मेरी जानकारी है औपचारिक रूप से तो अभी तक नहीं है मेरे ख़्याल से। हम्म। भारतीय या भारत के कोई विश्वविद्यालय में सिंहली एक ढंग से पाठ्यक्रम के रूप में या उपाधि के विषय के हेतु पढ़ाई जाती, ये तो मैंने सुना नहीं। मैं नहीं जानती, लेकिन अ, हमारे साथ वो हिंदी हमारे केलनी विश्वविद्यालय के खासकर एक अलग हिंदी विभाग है। मतलब बाकी विश्वविद्यालयों में तो आधुनिक भाषा विभाग में हिंदी पढ़ाई जाती है, लेकिन केलनी विश्वविद्यालय श्रीलंका में एक ऐसा विश्वविद्यालय है वहाँ पे हिंदी के लिए अलग विभाग भी है। तो इसलिए मैंने हम्म। उसका ज़िक्र किया, उस विभाग में भारतीय लोग, खासकर एकेडमिक लोग जो प्रोफ़ेसर्स हिंदी के आते-जाते हैं, उन लोगों ने एक प्रस्ताव रखा है, जाके अपने-अपने वापस अपने कॉलेजेस में, विश्वविद्यालय में जाके हमें सिंहली का पाठ्यक्रम शुरू करना चाहिए, ऐसा। और हम्म। मुझे भी बुलाया गया है 2 महीने के लिए सिंहली पढ़ाने के लिए, और हमारे एक मैम को भी बुलाया गया है प्रोफ़ेसर को। तो उस तरह का अनौपचारिक रूप से तो वो हो रहा है, लेकिन उम्मीद है हम्म। आगे ऐसी भी हाँ। स्थिति हो जाए। देखिए, मैंने जब कहा था कि यूक्रेन की तरह श्रीलंका में हिंदी का प्रचार प्रसार उधर वही के रहने वाले लोगों के उत्साह के आधार पर चल रहा है, तो अभी मुझे एक और समानता दिखी कि भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में अभी तक औपचारिक स्तर पर यूक्रेनी भाषा का अध्यापन नहीं शुरू हुआ है। तो ये देखिए, हम दोनों के पास बहुत काम है। हमें जाकर भारत में खुलवाने हैं ऐसे कुछ केंद्र जहाँ सिंहली भी और यूक्रेन भी पढ़ाई जाए। क्योंकि अच्छा तब लगता है जब ये जुड़ने का प्रयास दो तरफा होता है, जब जब दोनों देश एक दूसरे को जानना चाहते हैं। तो जी, इस पर भी सोचना होगा, इस पर भी काम करना होगा। हाँ, हम शुरू करेंगे, क्यों नहीं शुरू करेंगे, ऐसे ही शुरू करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सुभा जी, आपने जो हिंदी में काम किया है, आपने बहुत लेखन भी किया है हिंदी में, उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। लेकिन जो आपके कुछ निबंध मैंने पढ़े हैं, वे आपके गुरुओं को समर्पित थे, जो आपके शिक्षक थे, जिन्होंने सबसे पहले ये हिंदी का काम श्रीलंका में स्थापित किया था। एक थी शायद इंदिरा दसनायक जी, और दूसरे थे लक्ष्मण सेनविरत्न, अगर मैं सही बोला मैं। बहुत आत्मीयता से, बहुत अच्छे भावों से, कृतज्ञता से भरकर आपने उनके बारे में लिखा है, हिंदी में लिखा है। इसका मतलब आप चाहते हैं कि हिंदी पाठक भी जाने उन लोगों को जिन्होंने श्रीलंका में हिंदी की नींव रखी है। तो उन लोगों के बारे में और उनको समर्पित आपके लेखन के बारे में थोड़ा बता सकती है? हाँ, तो बिल्कुल यूरी जी, बहुत अच्छा लगा आपके उस सवाल से भी, क्योंकि वो भी मेरे दिल के करीब की बात है। प्रोफेसर इंदिरा दसनायक हम सभी की गुरु माता हैं, जो भी श्रीलंका के विश्वविद्यालय में अभी प्रवक्ता के रूप में हिंदी पढ़ाते हैं, उन सभी की गुरु माता हैं
प्रोफेसर इंदिरा दसनायक जी। लेकिन इंदिरा जी के से पहले मैं एक नाम और लेना चाहती हूँ। वो मेरे सबसे पहले हिंदी गुरुजी हैं, असंक कुलरत्न जी। उनसे मैंने सबसे पहले हिंदी सीखी जब मैं स्कूल जा रही थी। तो उन्होंने ही मुझे मेरी ज़िंदगी में हिंदी ले आने के लिए, एक तरफ से मेरे माँ-बाप थे, दूसरी तरफ से मेरे वो पहला गुरु था। इसके बाद उन्हीं की वजह से, मतलब उनके मार्गदर्शन से मैं विश्वविद्यालय जा पाई, क्योंकि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय प्रवेश करने के लिए एक एग्ज़ाम होता है। हुँ, एडवांस लेवल कहा जाता है उस एग्ज़ाम को, एक बोर्ड एग्ज़ाम। हुँ, तो उसमें पास होकर ही छात्र विश्वविद्यालय में दाखिल हो सकते हैं। तो एडवांस लेवल के लिए मुख्य 3 विषय आप चुन सकते हैं। आपकी धारा कोई भी हो, जैसे विज्ञान की धारा हो, कला की धारा हो। तो मैंने एक मुख्य विषय के रूप में हिंदी को ले लिया, और विश्वविद्यालय के जाने के बाद मैंने आपको पहले भी मैंने इस बात का ज़िक्र किया, केलनी विश्वविद्यालय में एक अलग हिंदी विभाग है, यूरी जी। तो वहाँ पे हमारी मैडम थी, वो इंदिरा दसनायक जी। अ, उन्होंने इतनी जो शिद्दत से हिंदी की सेवा की है, उसी का नतीजा ये था, उनको पद्मश्री भी मिल गया, मतलब पद्मश्री सम्मान से भी उनको नवाजा गया भारत सरकार से। तो मान लीजिए उनकी सेवा कितनी हो सकती है, क्योंकि हुँ, विश्वविद्यालय क्षेत्र में हिंदी ले आने के लिए और औपचारिक रूप से, खासकर मानक हिंदी को तरक्की कराने के लिए उन्होंने जो काम किया, वो सिर्फ सराहनीय नहीं है, वो हुँ, इतिहास बन गया है। तो वो मेरी गुरु माता रही हैं। अभी वो जी, इस दुनिया में नहीं रही हैं, लेकिन उनका नाम हमेशा हमारे साथ, हिंदी के साथ, भारत में भी उनका नाम इतना उज्जवल रूप से हम हमेशा चमकेगा। और इसके बाद विभाग के जो अन्य प्रोफ़ेसर हैं, जैसे लक्ष्मण सेनविरत्न जी, और एक है उपुल रंजित हेवावितान जी, वो सब प्रोफ़ेसर हैं, और एक प्रोफ़ेसर अनुषा मैम हैं, और नीता जी हैं, और बहुत सारे ऐसे गुरु हिंदी के मेरे रहे हैं। और वो सब मेरे लिए बहुत ही अहम हैं। और हुँ, आप अगर पूछेंगे तो आगे, हिंदी के मेरे प्रेरक खुद प्रेमचंद भी रहे हैं, क्योंकि अच्छा, उनको पढ़ने के लिए, उनकी किताबों में डूब जाने के लिए, उनको जानने के लिए भी मैं हुँ, हिंदी पढ़ती थी। और भारत के इतने सारे मित्र जो हैं, हमारे संपर्क में जो भी आए हैं, वो भी मेरे लिए एक तरह से गुरु ही हैं, क्योंकि उन लोगों से भी हमने बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी शिक्षा तभी होती है जब हम उसी भाषा के माहौल में रह लेते हैं काफ़ी देर तक। तो इस इससे मेरा अगला प्रश्न निकलता है, आपने भारत में पढ़ाई की और अब भारत तो आप कई बार गई हैं। थोड़े अपने अनुभव के बारे में बताइए क्योंकि इधर से हम जब काफ़ी दूर रहते हैं भारत से, तो हमें ऐसा लगता है कि भारत और श्रीलंका में उतना भी बड़ा सांस्कृतिक अंतर नहीं है। व हमें तो शायद लोग भी थोड़ा एक जैसे दिखते हैं, हम ज़्यादा वो हम विभक्त नहीं कर पाते कि कौन भारतीय है, कौन श्रीलंका से है। तो कभी-कभी हम ज़्यादा भी सोचते नहीं है कि उस देश की कुछ अपनी अस्मिता है, कुछ अपनी ख़ासियत है, अपनी सांस्कृतिक पहचान है। तो इतना पास रहकर भारत से फिर आप उस देश में रहने के लिए जाते हैं, तो कौन-सी ऐसी सांस्कृतिक समानताएँ आपको दिखती है और कौन से भेद, कौन-सा अंतर दिखता है आपको? अपने अनुभव से बताइए। बिल्कुल।
हाँ, मेरा बहुत बढ़िया, खूबसूरत, खुशनुमा अनुभव रहा है भारत से। कभी-कभी लोग बोलते हैं, कुछ लोग मतलब बुरे नसब से नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन कुछ हमारे यहाँ के लोग कहते हैं, हिंदुस्तान में क्या ख़ासियत है? हमें तो और दूसरे देशों में जाना है वगैरह-वगैरह। लेकिन मेरे लिए तो हिंदुस्तान मतलब मेरे लिए एक अलग जन्म की तरह है। मैंने इसी हम्म। ज़िंदगी में काफ़ी जन्म लिए जी रही हूँ ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि भारत की वज़ह से, क्योंकि जितना भारत बड़ा है, जितने भारत में जितनी विविधता है, उसी तरह वो हमारे लिए भी अलग-अलग अनुभव दे दिया भारत ने, इसीलिए हमेशा मेरे लिए भारत ख़ास रहा है। आपके सवाल के अगर जवाब दूँ तो हाँ, सबसे पहले मैं 22 साल की थी, मतलब 2026 में मैं पहली बार हिंदुस्तान गई, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में। तो हिंदी पढ़ने का उद्देश्य वाक़ई में हिंदुस्तान में जाना ही था यूरी जी, शायद आपके भी वही होगा। जी। क्योंकि आपने पहले बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती से बताया कि जिस माहौल में, जिस भाषा का जो माहौल है, वातावरण है, वहाँ रहकर उस भाषा के साथ जीना एक अलग अनुभव है, अलग बात है। वो हम कभी समझा ही नहीं सकते हैं। तो उस तरह का हिंदुस्तान आना बहुत बड़ी साध थी दिल की। तो वो पूरा हो गया। और केंद्रीय हिंदी संस्थान में इतने सारे आप जानते ही हैं, क्योंकि आप भी उसी प्रोग्राम से हिंदी सीखी हैं, शायद दिल्ली से भी सही, लेकिन एक ही जैसे हैं हमारे अनुभव। बहुत काफ़ी लोग भी आए थे अलग-अलग देशों से। हम्म। लेकिन वो सारे देश से आने वाले सभी छात्र एकता से वहाँ पे रहें। उसके लिए कारण क्या है? क्योंकि भारतीय संस्कृति जो है, जहाँ से भी कोई आया है, उनको अपना बना ही लेती है। एक वीरसार फ़िल्म में एक गाना है, उसकी 1-2 लाइनें मैं आपको सुना दूँगी। जिस हम्म। देश में अ, उम, मेहमानों को भगवान बुला जाता है, वो यही का हो जाता है, जो कहीं से भी आ जाता है। वो जावेद अख्तर हम्म। ने लिखा है वो गाना। मुझे हम्म। बहुत अच्छा लगा वो गाना सुन के, क्योंकि वही हमारे साथ होता है। हम कहीं से भी आ जाएँ, श्रीलंका से, यूक्रेन से, जापानी से, लेकिन हिंदुस्तान आके हम हिंदुस्तानी ही बन जाते हैं। तो हम्म। हाँ, आपने कहा कि श्रीलंका के बहुत ही नज़दीक है, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश भारत ही है। लेकिन यूरी जी, मैं ये बताना चाहती हूँ, हम दोनों देश पड़ोसी होकर भी एक साथ या भौगोलिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एक जैसे होकर भी अपनी-अपनी अलग विशेषताएँ दोनों देशों में हैं। लोग सोचते हैं भारत का ही हिस्सा श्रीलंका है हर तरह से, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम्म। श्रीलंका में बौद्ध संस्कृति सबसे प्रमुख है। हम्म। अ, बुद्धा का जन्म तो हिंदुस्तान में हुआ है, लेकिन भारत में खासकर पूरे भारत में हिंदू संस्कृति सबसे प्रमुख है। इसके बाद जी। इस्लाम के साथ। हम्म। ऐसा नहीं है कि बौद्ध संस्कृति करके ही अलग संस्कृति की पहचान हम भारत से नहीं की जा सकती है। हाँ, बिल्कुल बौद्ध स्थल अलग है, लेकिन हम श्रीलंका में, हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारा पूरा जीवन श्रीलंका वासियों का, खासकर बौद्धों का पूरा जीवन बौद्ध संस्कृति को लेकर वो बनता है। तो उसका हम्म। मैं एक उदाहरण बता दूँगी आपको। हिंदुस्तान को हम रंगों का देश कहा कहते हैं। हिंदुस्तान को रंगों का देश के रूप में पहचाना जाता है, क्योंकि रंग इतना महत्वपूर्ण है हिंदुस्तान में। भारतीय संस्कृति का सबसे प्रमुख अंग है रंग। रंगों का उत्सव वहाँ होता है। लेकिन श्रीलंका में उतना महत्व रंगों को नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो बौद्ध संस्कृति की वजह से।
हमारे यहाँ बहुत सरल है लोगों का जीवन। अब अलग है क्योंकि आधुनिकता के वजह से मॉडर्निज्म जो आ गया है, उत्तर आधुनिकतावाद पूरे समाज को जकड़ लिया है, वो अलग बात है। लेकिन शुरू से ही हम श्रीलंका वालों का जीवन बहुत सरल है, अलग तरह के हैं। वो बौद्ध संस्कृति से, बौद्ध धर्म से, बौद्ध साहित्य से ही वो प्रभावित हो गए हैं। लेकिन ऐसा ही नहीं है, बिल्कुल अलग है। हम दोनों देशों की संस्कृतियां, जैसे मान लीजिए शादी का रिश्ता, जो संबंधों के बारे में जो नजरिया है, अवधारणा है, और परिवार के लोगों के बीच में जो बंधन है, वो सब हमें लगता ही एक ही जैसे हैं। जैसे भारत में दादा नानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमारे यहाँ भी ऐसे हैं, और वो हमारे साथ रहते हैं, परिवार में रहते हैं। वो एक समानता के रूप में मैं देख सकती हूँ। लेकिन हिंदुस्तान का खाने पीने का अलग सुख है, मुझे लगता है। हम्म हमारे यहाँ इतना वो नहीं है, क्योंकि श्रीलंका बहुत छोटा देश है। ऊपर हम्म से नीचे तक आपको एक ही जैसे खाना मिलेगा, खाना बनाने का तरीका भी एक मिलेगा। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, भारत में। हम ऐसे भी कबीर के दोहे भी हम ले सकते हैं कि कोस कोस पर पानी बदले, हम्म, ऐसा कुछ। अगर मैं मुझसे जी गलती हो जी। गई तो माफ कीजिए। हाँ, तो मतलब इतनी विविधता है हिंदुस्तान में, वो श्रीलंका में नहीं है। इसलिए उस विविधता को लेकर भारतीय संस्कृति में जो रंगीनता है, वो हमारे देश में, हमारी संस्कृति में नहीं है। लेकिन काफी बाकी कुछ समानताएं भी हैं, कुछ भिन्नताएं भी है, जो दोनों देशों को दो हम्म, देश हम मान सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। मुझे भी ये भी लगता है कि अ, जो देश थोड़ा जो देश थोड़ा छोटा होगा, तो हम उसकी संस्कृति सीधे भारतीय संस्कृति से उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत में संस्कृति नहीं, उसमें संस्कृतियां है। तो जैसे मैं हमेशा यूक्रेन के बारे में कहता हूं कि यूक्रेन की मैं अगर तुलना करूं तो भारत के किसी एक प्रदेश से, भारत के किसी एक स्टेट से तुलना कर सकता हूं, तब सही होगा, तब बराबरी हो सकती है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि जिस विविधता की आप बात कर रही है, तो ये बस इसीलिए कि विस्तार जो है भारत का, वो एक विशाल देश है और अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित हुआ है। फिर भी हम अगर हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो ये सांस्कृतिक पहचान हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो हम फिर अपने देश की वास्तविकता को उस हिंदी भाषी क्षेत्र की वास्तविकता से तुलना कर सकते हैं। तो इस अम, हिंदी भाषी क्षेत्र की बात यदि करें, तो हम में से कोई भी जब हिंदी सीख ले और अपने देश, अपनी भाषा का प्रतिनिधि रहकर एक सेतु जैसा बन जाता है अपने देश और भारत के बीच, तो सबसे पहला काम जो आता है मन में कि हम क्या कर सकते हैं ताकि हमारे दोनों देश एक दूसरे को ठीक अधिक अच्छे ढंग से जान लें, तो साहित्यिक अनुवाद का काम सबसे पहले मन में आता है। और मुझे पता है कि आपने बहुत अनुवाद किया है, हिंदी से भी सिंहली भाषा में, और अपनी मातृभाषा से भी हिंदी में। तो इस अपने अनुभव, इन अपने कार्यों के बारे में बताएं कि किन किन लेखकों का आपने अनुवाद किया है, हिंदी से सिंगली में, सिंगली से हिंदी में, और क्यों उन्हीं लेखकों को आपने चुना है, और कितना कितनी मान्यता प्राप्त हुई है आपके अनुवाद को, कितना पढ़ते हैं लोग। जी, इस पहलू के बारे में बताइए। हाँ, वो जब
विदेशी भाषा के रूप में कोई दूसरी भाषा सीखें तो वास्तविक रूप से ये मन में आता है कि जल्दी से हमें इन दोनों भाषाओं के बीच में कुछ काम करना है। ज़ाहिर है वो अनुवाद ही हुँ, हो जाए। तो उस तरह के मैंने आपको बता दिया कि हिंदी में तो क्या है, पूरे साहित्य, विश्व साहित्य में मुझे प्रेमचंद बेहद पसंद है। तो सबसे पहले मैंने उनकी कहानियों का अनुवाद सिंहली में हुँ, करने की कोशिश की। जब मैं बीए उपाधि की छात्र रही थी, तो क्योंकि हम बीए उपाधि के हमारे पाठ्यक्रम में हमने सबसे पहले प्रेमचंद को पढ़ा, तो उनकी कफन, उसकी रात, मानसरोवर की जो कहानियाँ हैं, ईदगाह जैसे कहानियों को मैंने सिंहली में अ, वो अनुवाद किया। प्रेमचंद तो क्यों पसंद है उसका मैं एक हुँ, संपूर्ण जवाब नहीं आपको दे सकती हूँ। तो आप जानते ही हैं उसके बारे में, क्योंकि बिल्कुल। आप भी हिंदी के ज्ञानी हैं। हुँ, और इसके अलावा हाल में मैंने सुधीर सक्सेना, शायद आपने नाम सुना भी होगा। हुँ, हमारे बीच में वो कवि हैं, दिल्ली में वो रहते हैं। वो पत्रकार भी हैं, अनुवादक भी हैं, उनसे मेरी मुलाकात हो गई श्रीलंका में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके, और उनको भी हिंदी के जो मेरे अंदर जिज्ञासा देखकर उनको भी बहुत अच्छा लगा, वो काफ़ी प्रभावित हो गई मेरी मुलाकात से। तो उन्होंने कहा कि ऐसे करेंगे सुभा जी, हम कविताओं का अनुवाद करेंगे, आप मेरी एक किताब का कविताओं का अनुवाद कीजिए। तो उनकी एक कविता संग्रह को, पूरा कविता संग्रह को मैंने हिंदी में सिंहली में अनुवाद किया है। हुँ, वो बहुत उनको मान्यता मिली है, लेकिन उनका प्रकाशन दिल्ली में हुआ था। और अच्छा। मेरे जो गुरुजी जिनका मैंने नाम लिया, प्रोफेसर लक्ष्मण सेनविरत्न, अनुवाद करने के बाद मैंने उनको दे दिया, कि क्योंकि वो मेरे गुरु भी हैं, ताकि कुछ सुधारना है तो, ताकि कुछ गलतियाँ हैं तो वो करके दे दें। लेकिन सर को भी इतना अच्छा लगा, और सर हुँ, ने बोला कि सुबह देखिए, गद्य का अनुवाद करना तो आसान होता है, लेकिन कविताओं का करना बहुत मुश्किल हुँ, होता है। आपने ये कर डाला, तो इसीलिए शायद मुझे अ, वो काम मुकम्मल इसलिए भी लगता है, क्योंकि सुधीर जी के साथ बात करके उनकी मूल भावनाओं को समझकर ही मैंने यूरी जी अनुवाद किया है। तो वो भी एक आसान तरीका बन गया, और वो मेरा काम मुकम्मल भी इसलिए हुआ, मुझे ऐसा लगता है। तो इसके अलावा उषा प्रियंवदा की कहानियाँ, यशपाल की कहानियाँ हुँ, मैंने सिंहली में अनुवाद किया और उनका भी प्रकाशन किया। और उषा प्रियंवदा की कहानियों को, खासकर वो महिलाएँ हमारे बीच में जो है, मेरी सहेलियाँ जो है, वो हुँ, कह रहे थे कि बहुत अच्छा है, उनको पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगा। जैसे हमारे बारे में लिखा है ऐसा लगता है, उसी तरह का। और सिंहली में आधुनिक सिंहली साहित्य का एक मूर्धन्य कवि हैं, महागम सेकर। आज जी, भी जो सिंहली में कविता लिखने जा रहे हैं, सिंहली पद्य साहित्य के बारे में जो कुछ बोलने जा रहे हैं, वो सबसे पहले महागम सेकर के को पढ़ेंगे। ऐसी मान्यता है उनकी श्रीलंका में। तो मुझे लगा उनको हिंदी में करना ज़रूरी है, अनुवाद करना। हुँ, तो हुँ, हुँ, उनकी कविताओं को मैंने किया, सिर्फ़ उनकी कविताओं का अनुवाद ही नहीं किया मैंने, उनकी कविताओं का सार और उनकी कविताओं का हुँ, मूल्यांकन हिंदी के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य के साथ तुलना करके मैंने किया। इसके अलावा गुणदास अमरशेखर करके, वो भी आधुनिक सिंहली साहित्य के जाने-माने साहित्यकार हैं। उनके साहित्य को मैंने हिंदी में अनुवाद किया। और के समन कुमार श्रीलंका के 80 दशक के बाद, जो हम कहते हैं उत्तर आधुनिकतावादी के लेखक हैं। उनके साहित्य उत्तर आधुनिक वादी समाज की नुमाइंदगी करते हैं। उनकी भी कुछ कहानियाँ मैंने हुँ। हिंदी में अनुवाद किया है।
ऐसा काम चल रहा है। अभी एक प्रकाशन होने को है, कपिल कुमार कालिंग करके, वो भी वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, गीतकार हैं, श्रीलंका के बहुत बड़े कहानीकार हैं, नाटककार हैं। उनका ताल्लुक हिंदुस्तान में से है, क्योंकि वो वरिष्ठ पत्रकार के रूप में भारतीय पत्रकारों के साथ उनका बहुत बड़ा ताल्लुक है, और अपने भारतीय अनुभवों को लेकर उन्होंने बहुत सारी सिंहली कहानियाँ लिखी है, और उन्होंने मुझे ही चुन लिया। सुबह तुम्हें ही इनको हिंदी में हुँ, अनुवाद करना है। अभी वो काम कर रही हूँ मैं। जल्दी से हुँ, उनको निपटा के एक किताब के रूप में प्रकाशन करने की इच्छा में हूँ। बहुत सुंदर। आपने जो कुछ लेखकों के नाम लिए हैं, अ, तो उनके बारे में आपने कुछ निबंध भी लिखे हैं, जैसे मुझे पढ़ने को मिले, आपने मुझे पढ़ने को दिया मेहगम सेकर के बारे में एक उनके उनके काव्य का एक विश्लेषण, एक आलोचना आपने लिखी है। तो उससे पता चलता है कि शायद प्रेमचंद से आपके प्यार के आधार पर महगम सेकर के प्रति भी लगाव विकसित हुआ, क्योंकि ये भी एक समाजवादी कवि है। अ, आप जब हिंदी से सिंहली में अनुवाद की बात कर रही थी, तो मैं ये अनुरोध नहीं कर सकता था कि आप कुछ पढ़कर सुनाइए। लेकिन जब सिंहली से हिंदी में आपने जो अनुवाद किया है, तो क्या एक उदाहरण अगर अभी है आपके पास, अ, महगम सर की कोई कविता हिंदी में आप पढ़कर सुना सकती हैं? अ, हाँ, अभी तो मेरे पास उनकी अच्छा। हुँ, हाँ, को को कविता कोई नहीं कोई है, कोई बात नहीं है। किताब में लिखी नहीं आती अ, है। को मेरी खुद की कविता तो है यूरी जी, माफ़ कीजिए। जी, जी, जी। वो हम ज़रूर बात करेंगे, आपकी खुद की कविताएँ, ये तो हमारा मुख्य विषय है आज। अ, बस एक झलक के लिए पूछ रहा था। और एक और नाम अ, आपने लिया, केकेई समन कुमार। उस लेखक के साथ जुड़ी एक कहानी है, और वो काफ़ी विवादास्पद है, और काफ़ी आलोचना होती रहती है उनकी समाज में, मुझे मुझे पता है। एक बहुत दिलचस्प कहानी का आपने अनुवाद किया है, सांप के साथ लड़कर। हुँ। दर्शकों के लिए बता दूँ कि वही लेख, केके समन कुमार के बारे में मैं आपके आलेख में मैंने पढ़ा है कि जो एक रूसी लेखक है नबोकोव, उसकी एक विवादास्पद अ, उपन्यास लोलिता का इस लेखक ने अनुवाद किया था। तो इसमें कुछ ऐसी सामाजिक बातें दिखाए जाते हैं, जो कुछ हद तक घृणित भी मानी जा सकती है। दूसरी ओर से वे समाज की कुछ वास्तविकताओं को दर्शाते हैं। तो क्या इस कहानी के बारे में आप थोड़ा बता सकती हैं, और क्यों आपको लगा कि इसका ज़रूर हिंदी अनुवाद होना चाहिए? आप म्यूट है, म्यूट। के समन कुमार वो लेखक हैं। उनकी इस कहानी समाज में जो जब मैं विश्वविद्यालय आई थी 2004 में प्रथम वर्ष की छात्रा बन के, उसी दौरान काफ़ी चर्चा में रहे हैं। के समन कुमार एक लेखक के रूप में, उनके साहित्य के बारे में चर्चा हो रहे थे। सारे के सारे सराहनीय वाली बात नहीं है, जैसे आपने हुँ, कहा, बहुत विवादास्पद बातें भी रही हैं। लेकिन उनको सबसे पहले मुझे उनकी ओर आकर्षण इसलिए हुआ था, उनको साँप कहकर ही समाज या लोग हुँ, बुलाते थे।
जो विद्वान है, साहित्यकार है, पत्रकार है, कलाकार है, सब के समान कुमार को सांप ही कहा था। सांप का सिंहली में सरप्या कहते हैं, तो हम्म, सरप्या 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 करके उनको बुलाते थे। तो मुझे लगा इनको क्यों सरप्या बोलते हैं, सांप बोलते हैं। तो मैं जानने लगी, तो मुझे एक आलेख पढ़ने को मिला। उसमें इस कहानी का वर्णन था, लेकिन उसको घृणित स्वरूप में ही नहीं है, विवाद के स्वरूप में ही नहीं है, एक सामाजिक यथार्थ के रूप में। और जो मनुष्य के भीतरी जो भावनाएं हैं, भीतरी जो हमारे जो अंधेरा पक्ष है, उसको उभारने के लिए जो उन्होंने कोशिश की है इन कहानी हम्म, के द्वारा, तो उस पर चर्चा हुई थी उस आलेख में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मुझे ये करनी चाहिए। तो उस दौरान मैं जब छात्र थी तब तो मैं नहीं किया, क्योंकि तब मेरी हिंदी बहुत जबरदस्त भी नहीं थी। आज भी नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन तो अभी 7 या 8 साल पहले मैंने उनकी इस कहानी को, और बाकी कुछ और कहानियां थी, लेकिन इस कहानी को इस कहानी का अनुवाद हिंदी में किया। और वो सांप के द्वारा ही मैं इस कहानी के अंदर घुस गई। और उसमें एक अलग बात है जो सामान्य रूप से साहित्य में या कला में या नाटक में हम विषय के रूप में, अनुभूति के रूप में नहीं ले आते। और एक बाप और बेटी की कहानी है। उस कहानी के बारे में मैं हम्म, ज्यादा नहीं बताऊंगी। लेकिन वो मनुष्य के मैंने पहले भी बताया, जो हम ऐसे हम लोगों के सामने या समाज के सामने एक व्यक्ति के रूप में हम दिख जाते हैं, लेकिन किसको क्या पता हमारे अंदर क्या है ना? उसी तरह उस कहानी में एक मर्द के रूप में, एक पिता के रूप में, एक व्यक्ति के अंदर जो भावना है, और समाज वो उस भावना को भावना से मंजूर नहीं है, उस भावना को हम्म, एक पिता की भावना, एक पिता की सोच के रूप में मंजूर नहीं होते हैं। उसी भावना को लेकर के समान कुमार ने अपनी कहानी सांप के साथ लड़कर कहानी रची है। उस कहानी का जो शीर्षक है वही मुझे अच्छा लगा। इसके बाद उस कहानी सिंहली में पढ़ने के बाद उसके अंदर जो छिपी दर्दनाक जो बात है वो भी मुझे अच्छी लगी। इसलिए मैंने उसका हम्म। अनुवाद हिंदी में किया। बहुत सुंदर। और सुभा जी, मैं ये सारे प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि जो हिंदी पाठक दर्शक हमें सुन रहे हैं कि उनको जिज्ञासा हो जाए कि वो आपकी सिंहली साहित्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने, कि वो पढ़ना चाहे आपका अनुवाद। क्योंकि श्रीलंका के की संस्कृति के अलग अलग पहलुओं को आपने अपने आलेखों में दर्शाया है। जैसे एक प्रसिद्ध गायक के बारे में आपने एक आलेख लिखा है, ज्योतिपाल जी के बारे में। तो वो संगीत क्षेत्र से जुड़े रहे, साहित्य क्षेत्र से नहीं, किंतु हिंदी में आपने बहुत सुंदर उनका परिचय दिया हिंदी भाषी पाठक को। तो इससे हम आपकी पूरी सिंहली संस्कृति के बारे में अधिक जान सकते हैं। तो ये आपके हिंदी लेखन की बात हुई है, जिसकी अभी हो रही है, जिसकी चरम बिंदु मुझे लगता है आपका हिंदी काव्य। आपकी कुछ पंक्तियां मैंने शुरू में पढ़कर सुनाई थी, और उनमें, उन पंक्तियों में मुझे लगती है उतनी ताजगी, उतनी सादगी, उतनी सहजता है कि लगता ही नहीं है कि आप एक अहिंदी भाषी कवयित्री है। तो बताइए कि हिंदी काव्य लेखन कब से शुरू हुआ? कब कब आपने पहली हिंदी कविता लिखी थी? और किन किन विषयों पर लिखती है?
जी, यूरी जी, हाँ। जब से मैंने हिंदी सीखना शुरू किया कुछ-कुछ अल्फ़ाज़ इकट्ठा करके मैं हिंदी कविता बनाती थी उस ज़माने में, जब अभी 20 साल, 22 साल पहले। लेकिन वो कविता कविता के रूप में नहीं मानी जा सकती हैं। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब रहा कि मुझे लगता है दुनिया के जितने बड़े साहित्यकार हैं, जितने बड़े लेखक हैं, वो सबसे पहले कवि तो रहे ही हैं। क्योंकि कविता मनुष्य का एक भावना है तो मैं जब हिंदी पढ़ना-लिखना सीखना शुरू किया, तभी से मेरी हिंदी कविता बनाना भी शुरू हुआ। लेकिन एक मतलब एक सार्थक रूप में हिंदी में कविता बनाना अभी मैं 10 साल पहले मैंने शुरू किया। तो हर छोटे-छोटे शीर्षकों से लेकर बड़े-बड़े मुद्दों तक, जैसे सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, हुँ, हुँ। उन पर मैं लिख डालना चाहती हूँ। मेरी रुचि रहती है उन सारे विषयों पर। जो भी मुझे अच्छा लगता है, जो भी मेरे दिल को छू लेता है, उस पर मैं लिखना चाहती हूँ। चाहे वो प्राकृतिक दृश्य हो सकता है हुँ, चाहे किसी व्यक्ति हो सकता है चाहे याद हो सकती है, चाहे सामाजिक विषमता और अन्याय हो सकता है। वो सारी बातों पर मैं लिखना चाहती हूँ और मैंने लिख भी डाला, अलग-अलग हुँ। विषयों पर। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है कि ये सबसे स्पष्ट द्योतक होता है, किसी भाषा पर हमारी पकड़ का, कि हम उसमें काव्य लिख सकें। और आपकी कुछ कविताएँ पढ़कर मैं बहुत प्रभावित हुआ था और मैं कह सकता हूँ कि काव्य प्रयोग के अलावा आप अपने देश की सांस्कृतिक पहचान को भी उसी तरह अ, आगे कर देते हैं अपनी कविताओं में। और जैसे साहित्यिक अनुवाद से हमें सिंहली साहित्य के बारे में कुछ पता चलता है, वैसे ही आपकी कविताओं से न केवल भाव, न केवल जज़्बात हमारे सामने आते हैं, किंतु कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे अ, ऐसी बिंदुएँ आपके समाज की आते हैं, जिनके बारे में हिंदी पाठक को पहले नहीं पता था। जैसे आपकी एक कविता है, सॉरी, हुँ, प्रभाकरण की माँ, प्रभाकरण की माँ। तो ये एक सामाजिक घटना, एक या राजनैतिक घटना जो जो हुई थी श्रीलंका में, और आपकी कविता के द्वारा हमें पता चलता है इसके बारे में। तो क्या आप थोड़ा बता सकती हैं इसके मूल तत्व के बारे में? अ, हाँ, यूरी जी और समझाइए मतलब कविता के बारे में या क्या मुझे बताना है? अ, प्रभाकरण की माँ की कविता के पीछे वो ऐसे कौन-सी प्रेरणा रही आपकी? आपने क्यों आवश्यक समझा ये कविता लिखना? शायद पता होगा, शायद नहीं आप ज़रूर जानते होंगे। श्रीलंका में 30 साल का युद्ध लड़ रहा था। श्रीलंका के ऊपरी भाग जो हम जाफ़ना कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश है श्रीलंका के और हमारे दक्षिण श्रीलंका के बीच में काफ़ी सालों से मतलब 30 साल 3 दशकों से लेकर वो युद्ध रहा। तो श्रीलंका के दक्षिण के लोग वो प्रभाकरण के द्वारा ही वो एलटीटी के नाम से आतंकवादी का वो संघ चला रहे थे, उसका नेता प्रभाकरण रहा। वही इस कविता का वो नाम मैंने हुँ, शीर्षक डाला हुँ, है और प्रभाकरण उस आतंकवादी संघ के नेता थे और श्रीलंका का पूरा समाज अपने दुश्मन के रूप में प्रभाकरण को समझा। वो सही भी हैं क्योंकि 30 साल से उन्होंने उनके नेतृत्व में हुँ, श्रीलंका का पतन ही हुआ था। लेकिन हाँ, बिल्कुल युद्ध तो किसी भी समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, है ना? कोई नेक चीज़ नहीं है। लेकिन वो भी क्यों युद्ध लड़ रहा था? उसके पीछे भी क्या कारण है?
हम नहीं जानते, क्योंकि हम एक हम्म दुश्मन के रूप में, आतंकवादी के ही रूप में ही उनको, प्रभाकरण को समझेंगे, तो शायद इतिहास में अ, वो सही भी नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रभाकरण ने अच्छा किया, पूरा समाज मेरे खिलाफ भी हम्म बता देंगे, लेकिन मैं एक कवियत्री के रूप में, एक संवेदनशील आत्मा को लिए एक औरत के रूप में, इस हम्म घटना के साथ, प्रभाकरण की मौत के बाद मुझे लगा, हाँ, प्रभाकरण हमारे समाज के सामने दुश्मन तो रहे ही हैं, लेकिन उनकी माँ का क्या कसूर है ना? हम्म माँ तो माँ ही। माँ ने उनको ऐसा जन्म नहीं दिया कि तू जाके आतंकवादी ही बने, तू जाके समाज के दुश्मन ही बने, ऐसा नहीं है। हर माँ तो अपने बेटे का जन्म इस उद्देश्य से नहीं देते। तो मुझे लगा, अ, हाँ, हमारा समाज प्रभाकरण को दुश्मन समझे या ना समझे, उनकी माँ के बारे में, हर एक माँ के लिए हम जो इज्जत देते हैं और हम गौरव करते हैं, सम्मान के साथ, प्यार के साथ बात करते हैं, उसी तरह हमें उनके माँ के बारे में देखना चाहिए। और कभी ना कभी इतिहास ये बता देगा, सही में प्रभाकरण ने भी युद्ध क्यों लड़ा, है ना? हम्म अभी मैं ये नहीं बता दूंगी और मुझे मालूम भी नहीं है, लेकिन अभी हम्म 100 साल के बाद, शायद 200 साल के बाद, समाज में ये बात भी सच्चाई से सामने आएगा, क्यों लड़ा, क्यों युद्ध लड़ा, और युद्ध का क्या मतलब है, और युद्ध का हम्म, अंत क्यों होना चाहिए। वो सारी बातों को बिल्कुल। लेकर और वैसे किसी मैंने, राजनैतिक जिज्ञासा से मैंने ये प्रश्न नहीं पूछा। मैं चौंक गया आपकी संवेदनशीलता से कि वैसे अम, सामाजिक राजनीतिक घटनाओं पर तो बहुत कवि लोग कुछ रचते हैं, लेकिन उतनी गहराई से उसके बचपन और या उसके स्वभाव के विकास में झांकना वो शायद एक कवियत्री ही कर सकती है कि सच में उसके उसकी माँ के दिल में क्या हो रहा है, और कौन सी चूक रही होगी उसकी परवरिश में, कौन सा कौन सी दूरी रही होगी, भावनात्मक दूरी उसकी अपनी माँ से, कि वो आतंकवाद की ओर फिर बढ़ता गया। क्योंकि मेरे भी मन में ये प्रश्न आता रहता है जब मैं संसारिक वो सारी क्रूरता, आतंक देख रहा हूँ कि जो लोग महिलाओं के विरुद्ध कुछ जुल्म करते हैं उनकी खुद की तो भी माएँ रही होंगी। तो ऐसा क्या हुआ हो, कौन सी दरार पड़ी होगी बेटे और माँ के रिश्ते में कि वो फिर आगे चलकर ये सब करता है। तो यही मुझे दिखा इस कविता में कि आप इस बात का विश्लेषण कर रही है कि अ, वो ये कैसे हो पाया कि एक भली औरत का बेटा फिर इस रास्ते से चला। तो जी, और इसके अलावा उम, कई काफ़ी दार्शनिक आपकी कविताएँ हैं, जैसे और छोटी-छोटी भी होती है, जैसे एक शैली होती है हाइकू। वो शायद पता नहीं है, शायद हाइकू शैली में आपने नहीं लिखा है, पर आपकी छोटी-छोटी कविताएँ जो है वो उतनी ही सार्थक, उतनी ही गहरी होती हैं। अ, क्या आप थोड़ा पढ़कर सुना सकती हैं अपनी कुछ चुनिंदा रचनाएँ, कुछ कविताएँ जो आपकी पसंदीदा हैं? हाँ जी, बिल्कुल, मैं पढ़ूँगी। और हिंदी वाली आप पूछ रहे हैं ना? हिंदी वाली कविता? जी, फ़िलहाल तो हिंदी वाले, बाद में मैं अनुरोध करूँगा कि कोई सिंहली वाले भी पढ़िए। ओके। एक जो कविता है, मुझे बहुत प्यारी, खुद मुझे खुद प्यारी लगती हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगी, और वो मेरा अनुभव भी है इसलिए। अ, हुँ, वही प्यार था, वो हुँ, बड़ा गोरा था, मैं थी सांवली सी,
वो ब्राह्मण था, मैं इश्क की घायल थी। उसकी हम्म, भाषा थी मेरे लिए विदेशी और उसका देश था विदेश। उसका इरादा पक्का था, मेरा प्रतिपल बदलता था। वो था जैसा रंग बिरंगे कबीरा, मैं थी खुद रंग मीरा। उसकी हम्म, पहली पसंद समंदर थी और मेरी बर्फ की वादी। उसे बोलना पसंद था, मुझे बोलते हुए वो। पर दोनों में गहरा साम्य भी था। एक दिन नीम अंधेरे में उसने मुझे छुआ। झील सी गहरी है तुम्हारी आंखें, उसी दिन उसने कहा। अचानक वक्त तूफान में बदल गया। हम तो बच सके, मगर कुछ था ऐसा जो हम बचा न सके। वही था प्यार। हम्म, बहुत सुंदर और हम्म। बहुत गहरे अनुभव से आता होगा। वैसे मैंने जो शुरुआत में आपकी कुछ पंक्तियां पढ़कर सुनाई वो भी प्रेम कविता थी, पर वो थोड़ी दार्शनिक थी, थोड़ी विशाल अ, विषय वस्तु की। तो उम, और जहाँ तक प्रेम काव्य की बात करें तो आपकी एक छोटी-सी कविता मुझे बहुत प्रभावित कर गई और उसका शीर्षक है ख्वाहिश। ख्वाहिश। तो आपने लिखा है, ईश्वर मुझे राम की सीता नहीं, बिहारी की लुभावनी नायिका बनाओ। ये बहुत सुंदर और बहुत ताज़ा भाव है जो मुझे छू गया। तो इस छोटी कविता के पीछे आपके कौन से भाव रहे, कौन सी सोच रही? हाँ, यूरी जी मुझे भी मतलब मैं सोचने लगी मैं क्यों लिखी, लेकिन मुझे लगता है मैं हूँ ऐसी। हम्म, वाकई मैं खुद के बारे में लिखा। इसलिए मैं हूँ ऐसी। तो मुझे लगता है जो हम अलग होते हैं तो सबसे अच्छा वही है है ना, अलग बन हम्म, जाना। एक ही बिल्कुल। जैसे बनने से कोई खासियत नहीं होती है। शायद गलत, शायद सही, वो दूसरे में हमें देखा जा सकते हैं हम। लेकिन सबसे पहले आप कुछ अलग करें, अलग बन जाए, तो वही हम्म, खूबसूरत होता है, वही खुशनुमा होता है। इसलिए मुझे लगता है इसमें मैंने मतलब हट के कोई जो औरत है, महिला है, कवित्री है, जो भी है, जो हटके होती हैं, मुझे वही अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने ये लिखा। हम्म। आप एक क्योंकि साथ और एक संस्कृति से हमें सीता बनने के लिए ही हमें प्रोत्साहन हम्म, दे जाती हैं, लेकिन सीता के हटके भी कुछ महिलाएं होनी चाहिए, ताकि सीता बिल्कुल। माँ का इतना कुछ हो भी सकता है। हम्म। इसलिए आप एक साथ एक प्रयोगवादी कवयित्री भी है और क्रांतिकारी कवयित्री भी है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो कृपया अभी 2-3 और हिंदी कविताएँ हमें पढ़कर सुनाइए, क्योंकि बस हमारा समय भी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। तो अ, हाँ, मैं छोटी-छोटी जो कविताएँ आपने वो हाइकू का नाम दिया, मुझे तो जी। पता नहीं है हाइकू कवि की नहीं, लेकिन झूठ का सच, बसंत मुझ में बसा है, हेमंत अगर कहता तो कौन करेगा विश्वास। स और स्पष्ट सी बात है, और बिल्कुल। हुँ, हाँ, सुन दूसरा शीर्षक है सफलता। हुँ, हुँ, हमारा परिश्रम और पसीना, बिना नींद की हमारी वे रातें, हमारी चतुराई और काबिलियत, हमारी ताकत और मेहनत नहीं हुए बेमतलब, क्योंकि उन्हीं के जरिए दुश्मनों ने बनाए अपने मुकुट, गद्दी और महल। हुँ। इसमें थोड़ा समाज का पहलू आ गया, कुछ समाज चिंतन। अ,
और मेरा एक अनुरोध होगा, क्योंकि मैंने तो पूरी कविता नहीं पढ़ी थी शुरुआत में। प्रेम में मोक्ष आपकी एक कविता है, बहुत सुंदर सी, बहुत सार्थक। आपकी आवाज में अगर हम वो पूरी कविता सुने, बढ़िया हाँ, होगा। ओके। हाँ, मैं बिल्कुल आपको पढ़ के सुनाऊंगी आप लोगों को। प्रेम में मोक्ष। मुझे नहीं ज्ञात है अपने जन्म जन्मांतर की गाथा। सत्य है मेरा यही जन्म, यही जन्म वास्तविक और सार्थक। ये धरती कितनी सुंदर है, जो जीवन गाती है और जगाती है फिर जीवन की इच्छा। चाहती हूं मैं कि जीऊं मैं इस एक जन्म में कई कई जन्मों का जीवन। प्रेम के मृदु आसव से आप्यायित हो मेरा जीवन। जीऊं ऐसे, यदि छूट जाए निर्मल प्रेम की हदें, नहीं जानती मैं कि क्या मोक्ष। चाहती हूँ बस इतना, बस इतनी है मेरी कामना, कि जीऊं अहरनिश पल प्रतिपल में। प्रेम में बीते मेरा जीवन और प्रेम में ही पाऊं अतः मोक्ष। वाह! ये शायद गहराई की चरम बिंदु थी आज के वार्तालाप की। और मैं चाहता था कि इसी विषय पर हमारी पूर्ति हो जाए इस कार्यक्रम की, क्योंकि समाज और व्यक्तिगत अनुभवों की तो बहुत बातें हो सकती है, लेकिन अवचेतन में तो हम सब वही चीज़ चाहते हैं, प्रेम में मोक्ष। तो बहुत धन्यवाद सुभा जी। और सबसे अंत में, क्योंकि सिंहली भाषा की तो बहुत बातें आज की है हमने, पर मुझे लगता है कि ज़्यादातर दर्शकों ने तो सुनी भी नहीं है कि सुनने में वो कैसे होते हैं। और आपने सिंहली भाषा में भी कुछ कविताएँ लिखी होंगी, तो आपकी कोई पसंदीदा एक कविता अपनी मातृभाषा में पढ़कर सुनाइए। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो धन्यवाद जूरी जी। मैं सुनाऊँगी। अ, තහනම. කන්ද තහනමක්, සුළඟට තහනමක්, බැම්ම තහනමක්, ගඟකට තහනමක්, සුදට තහනමක්, කළුත් තහනමක්, උණුසුම සීතලට, අඳුර එළියකට, ලොවේ දිගු ගමන් මග දිග හැරුණු තහනම සමග. පැටලිලා ජීවිතය තහනමක, තහනමක් නැති ලෙසට. එහෙත් ප්‍රේමය වෙයි එහි විලෝමය. පූර්ණ තහනමකට එරෙහි වූ මොහොතක පිපී රඟ දෙයි ප්‍රේමය. समझ में तो हुँ। नहीं आया होगा, लेकिन मैंने सुना मैं दी। गेस कर सकता हूँ, कहा नमक मतलब कैसा कैसा है? ऐसे में नहीं, नहीं? तहमक मैं माने मना है, जो वंचित है। ओह! अच्छा, मैंने थोड़ा गलत सीख लिया था, मतलब कुछ ही शब्द सीखे। अच्छा, थोड़ा बताइए इसका अनुवाद। हाँ, माने मैं ये कहने की कोशिश कर रही थी, जो भी हम वंचित कर देते हैं, वंचित है, हम मना करते हैं, लेकिन हुँ, शिद्दत से वही उसी वंचित के बीच से ऊपर उठता है। प्रेम भी ऐसा ही है। हुँ, जितना प्रेम को दबाया जाता है, वह वहीं से वो उभर कर आता है। जैसे हम हवा को वंचित करना चाहते हैं, लेकिन हवा निकल के आते हैं, है ना? हुँ, जो हम जैसे दुनिया में गोरे और काले करके वर्ण भेद दिया गए हैं, रंग भेद दिए गए हैं। तो वो उसको जितना हम वंचित करेंगे, लेकिन उसका उद्देश्य फिर उभर कर आएगा। तो प्यार भी ऐसा है, जहाँ प्यार वंचित में रहा जाता है, उसको दबाया जाता है, वो शिद्दत से कई हुँ, ज़्यादा गुना बढ़कर ऊपर उठता है। वही उसका सारांश में मतलब। वाह! बहुत सुंदर। अभी एक हमारे दर्शक की टिप्पणी आई कि प्रेम में मोक्ष आपकी कविता अप्रतिम लगी थी उनको। और ये जो आप अभी बता रही थी कि
प्रेम को जितना दबाया जाए उतनी शक्ति से वो फिर उभर आता है। तो मुझे लगता है वो जब उभर आता है तो वे सारे भेदभाव जिनका आपने जिक्र किया था तो वो मिटा देता है। एक झटके से प्रेम में वो सब विलीन हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और एक भाषाविद के तौर पर तो मुझे बड़ी रुचि है आपकी मातृभाषा में, क्योंकि भारतीय कई भाषाओं से थोड़ा परिचित हूँ, पर सिंहली से परिचित होने का अभी तक अवसर नहीं मिला है। तो बहुत मधुर सी लगी आपकी भाषा। और दोनों भाषाओं में आप सक्रिय रहिए, रचती रहे, और अपनी सांस्कृतिक पहचान भारतवासियों तक पहुंचाते रहे, और श्रीलंका में हिंदी का परचम लहराते रहिए। बहुत धन्यवाद सुभा जी आज के वार्तालाप के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद यूरी जी। आपकी वजह से ही सबसे पहले मुझे इतना पहले भी मैंने बताया इतना खूबसूरत मंच मुझे मिला। और देवेंद्र जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनको मैंने परेशान भी किया कि कैसे इसमें जुड़ूं, उन्होंने बहुत प्यार से सिखाया। और जितने लोग, जितने दर्शक हमें देख रहे थे, सुन रहे थे, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। नमस्ते। जी, फिर कभी मिलते मिलेंगे। नमस्कार।